नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मूनस्टोन क्लासेस। तो ये नई वीडियो सीरीज मैंने स्टार्ट की है जिसमें हम इंडिया के अनसंग हीरोज के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि वो कौन थे, इंडिया के लिए क्या उनका कंट्रीब्यूशन था। तो उन अनसंग हीरोज की स्टोरीज को हम जानेंगे। तो ये इस वीडियो सीरीज की फर्स्ट वीडियो है और ये फर्स्ट वीडियो है आर एन काउ के बारे में। तो आई एम श्योर दैट 99% ऑफ इंडियंस को पता ही नहीं होगा आर एन काउ कौन थे, इनका कंट्रीब्यूशन क्या था इंडिया के लिए, और साथ ही साथ में इन्हें क्यों कहा जाता था द मैन हु न्यू टू मच। तो इनको बहुत सारी जानकारियां कैसे थी, तो हम इस वीडियो में पूरा डिटेल समझेंगे इनके स्टोरी, इनके कंट्रीब्यूशंस को। इस वीडियो को अंत तक देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मूव करते हैं, जान लेते हैं आर एन काउस अर्ली लाइफ के बारे में। तो ये एक्चुअली आर एन काउ जो थे उनकी जो इंटरनेट पे इमेजेस या इंटरव्यूज बहुत ही रेयरली मिलेंगी, मिलती ही नहीं है। मुश्किल से 5 या 10 इनके फोटोज हैं पूरे इंटरनेट में, बाकी कोई भी फोटो अवेलेबल नहीं है। अब आप जान जाएंगे क्यों इनकी फोटोज अवेलेबल नहीं है। तो इनका पूरा नाम था पंडित रामेश्वर नाथ काउ, जिनको कॉमनली राम जी भी बहुत लोग इनको बुलाते थे। वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1970 को जन्म हुआ था बनारस इन उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। टू अ कश्मीरी हिंदू पंडित फैमिली। तो ये बाय बर्थ कश्मीरी हिंदू पंडित थे, लेकिन जन्म उनका बनारस में हुआ था। whose family has migrated from Srinagar district of the Kashmir Valley to Kashmiri मोहल्ला in लखनऊ। तो इनकी फैमिली माइग्रेट कर गई थी श्रीनगर से उत्तर प्रदेश में। तो जब वो 6 साल के थे उनकी फादर की डेथ हो जाती है। तो उनकी जो जितनी भी परवरिश हुई है वो उनके अंकल पंडित त्रिलोकी नाथ काव ने उनकी सारी अपब्रिंगिंग की थी। ठीक है, फिर रामेश्वर नाथ या काव रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन फ्रॉम बड़ौदा। जो एलिमेंट्री एजुकेशन वो बड़ौदा से हासिल की। He did his matriculation in 1932 and intermediate in 1934 and later attained a degree in Bachelor's of Arts from Lucknow University से BA की डिग्री कंप्लीट की। फिर he was well versed in Persian, संस्कृत, उर्दू। तो अपार्ट फ्रॉम हिंदी, इंग्लिश, कश्मीरी लैंग्वेज, ही वॉज वेल वर्स्ड इन पर्शियन, संस्कृत एंड उर्दू। तो पर्शियन मतलब फारसी भाषा जिसे कहते हैं कॉमनली, और वो इन तीनों भाषा में लिख भी सकते थे, बोल भी सकते थे, मल्टीलिंगुअल थे। काउ डिड हिज मास्टर्स इन इंग्लिश फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो मास्टर्स किए इंग्लिश लिटरेचर में फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। फिर वो लेटर ज्वाइन करते हैं लॉ पढ़ने के लिए, एलएलबी पढ़ने के लिए। देन जब वो लॉ की तैयारी कर रहे थे, लॉ की पढ़ाई कर रहे थे, तभी वो उस समय का जो और आज के टाइम का भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम है सिविल सर्विस एग्जाम्स, उन्होंने दिया और वो क्लियर कर गए और उन्हें इंडियन इंपीरियल पुलिस में काम करने का अवसर मिला। तो 1940 में वो इंडियन सिविल सर्विसेज में, उस समय वो क्योंकि ये प्री इंडिपेंडेंस के टाइम का था तो इसलिए उसको इंडियन इंपीरियल पुलिस सर्विस कहा जाता था। ठीक है, तो इसके कारण वो अपनी जो लॉ की पढ़ाई थी वो कंप्लीट नहीं कर सके। फिर वो जब सिविल सर्विसेज में ज्वाइन कर लिए, उसके बाद उनकी जो पहली पोस्टिंग हुई वो कानपुर में हुई एज एन असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसे हम लोग एएसपी कहते हैं। ठीक है, तो एएसपी के रैंक पे उन्हें पोस्टिंग मिला कानपुर में। फिर he then realized the need of intelligence training to solve the complex issues of law and order। तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इश्यूज थे जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी था। उसके लिए उस समय के जो ऑफिसर्स थे, सिविल सर्वेंट थे, उनको इंटेलिजेंस ट्रेनिंग नहीं मिलती थी। तो उनको उसी समय से रियलाइज हो गया। He was one of the first Indians to join the intelligence bureau, which was entirely manned by British officers। तो उस समय इंटेलिजेंस ब्यूरो डिपार्टमेंट था, लेकिन उसमें मैक्सिमम 99% जितने भी थे वो ब्रिटिश ऑफिसर ही थे। तो वो पहले इंडियन थे जो इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करना शुरू करते हैं।
There he got deep insight into the colonial administration and its support structure in the Indian society. फिर उन्हें समझ आया कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से चल रहा है, कौन कौन से लोग उन्हें सपोर्ट करता है, कौन उनके अपोजिशन में है। तो उनको पूरा स्ट्रक्चर समझ आ गया धीरे धीरे इंडियन सोसाइटीज के बारे में, इंटेलिजेंस किस तरह से गैदर गैदर किया जाता है, किससे कैसे बात किया जाता है इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए। तो उनको सारा ही लगभग नॉलेज मिल गया था, इंटेलिजेंस ट्रेनिंग जो उनकी थी वो यहीं से मिल गई थी। इन जून 1947 ही वॉज डिप्यूटेड टू इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो इंडिया उस समय लगभग आजादी मिलने वाला था एक दो महीना में। तो he was deputed to intelligence bureau when it was being reorganized under the aegis of बी एन मलिक। तो बी एन मलिक जो थे इनके बॉस थे, बेसिकली आर एन काउ के बी एन मलिक जो थे वो इनके बॉस थे। ही वॉज फिर वो इंटेलिजेंस ब्यूरो में बहुत देर तक काम किए, बहुत सालों तक काम किए। फिर ही वॉज पुट इन चार्ज ऑफ वीआईपी सिक्योरिटी which was also assigned the duty of looking after the security ring of Prime Minister पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उस समय 1948 में आपको पता होगा कि गांधी जी का असैसिनेशन हो गया था। तो जितने भी टॉप मोस्ट पॉलिटिकल लीडर्स थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, इनका सिक्योरिटी बहुत उस समय इम्पोर्टेंट था। तो उनका जो सिक्योरिटी कौन हेड करता था, तो आर एन काउ सब देखभाल करते थे। और जवाहरलाल नेहरू उनके सर्विस से बहुत ज्यादा खुश भी थे, आर एन काउ के सर्विस से। फिर हम जानेंगे कि बर्थ ऑफ रॉ, जिसे हम लोग कहते हैं रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग, ये हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है। तो इसका हम लोग बर्थ समझेंगे, किस तरह से इसका जन्म। उससे पहले 1955 में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी जिसे कश्मीर प्रिंसेस के नाम से जाना जाता है। तो कश्मीर प्रिंसेस बेसिकली एक एयर इंडिया की फ्लाइट थी जिसमें कुछ डेलीगेट्स, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो बॉम्बे से जा रहे थे इंडोनेशिया के कैपिटल जकार्ता जा रहे थे। उसमें कुछ कुछ चाइनीज प्रीमियर भी उसमें उम्मीद था कि चाइनीज प्रीमियर जो उस समय थे जाओ इन लाई, वो भी उसमें ट्रैवल करने जा रहे थे। लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो ट्रैवल नहीं किए उस फ्लाइट में। उनको इंटेलिजेंस मिल गई थी कि उनको कोई, उनका जो अपोजिशन है वो मारना चाहता था। तो बेसिकली इस फ्लाइट में लगभग टोटल 19 पैसेंजर्स थे, जिसमें से 16 पैसेंजर्स की डेथ हो गई थी क्योंकि फ्लाइट जो है वो साउथ चाइना सी में एक्सप्लोड हो गया था बॉम्ब एक्सप्लोजन के कारण। तो 16 लोग मर गए थे, 3 जो थे वो सरवाइव किए थे, लेकिन बहुत सारे उसमें सर्वाइवल के उनके भी चांसेस बहुत कम थे, तो वो भी कुछ साल बाद मर गए थे। तो ये बेसिकली कश्मीर प्रिंसेस इसलिए था कि वो चाइनीज प्रीमियर जो थे जाओ इनलाई, उनको वो मारना चाहते थे। तो ये इसमें चाइनीज स्पाइंग एजेंट का काम था इसमें। तो इस ऑपरेशन को इंडियन जो इंडियन लीड कर रहे थे, इंडियन जो ऑफिसर लीड कर रहे थे वो थे आर एन काउ। तो आर एन काउ ने इस केस को सॉल्व करने में बहुत बड़ा योगदान दिया था और चाइनीज गवर्नमेंट ने इनको सराहा भी था इनका ये काम से। तो 1955 तक वो बहुत अच्छे इंटेलिजेंस ऑफिसर बन गए थे। फिर वो उनको घाना में पोस्टिंग मिल जाती है, बहुत सारे अलग अलग देश में पोस्टिंग हो जाती है क्योंकि इंटरनेट पर उनके बारे में बहुत सारी जानकारियां नहीं थी। तो कुछ कुछ जानकारियां हैं। तो वैसे अफ्रीकन कंट्रीज में भी बहुत जगह पोस्टेड थे। तो जब वहाँ अफ्रीका से, घाना से वो लौटे, तो वो फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड एविएशन रिसर्च सेंटर जो चारबटिया उड़ीसा में था, उसको उनको डायरेक्टर बनाया जाता है। ठीक है, तो डायरेक्टर वो रहते थे लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ उनका काम होता नहीं था। फिर आया 1962 का इंडो चाइना वॉर, जिसमें इंडिया बुरी तरह से चाइना से हार गया। फिर साथ ही साथ में 1965 में ऑपरेशन गिब्राल्टर, जो कि पाकिस्तान आर्मी ने लॉन्च किया था, जिसमें वो जम्मू कश्मीर में मेनली कैओस मचाना चाहते थे और जम्मू कश्मीर को इंडिया से ब्रेक कर कर अलग करना चाहते थे। बेसिकली उनका मकसद यही था 1965 वॉर में, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए थे। तो ये दोनों ही
जो प्रॉब्लम्स हुई थी इंडिया में, ये प्रॉब्लम्स हुई थी ड्यू टू लैक ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस उस समय था ही नहीं, कि हम लोग पता ही नहीं था किस तरह से कौन सा जो हमारा नेबरिंग कंट्रीज है क्या सोचता है, क्या प्रिपेयर कर रहा है हमारे लिए। तो उस समय हमारे पास कोई इंटेलिजेंस नहीं था, इनपुट ही नहीं था। इसी कारण से ये सब 1962 वॉर जो हम लोग हारे, ये भी वन ऑफ द रीजन है इंटेलिजेंस फेलियर के कारण। फिर इंटेलिजेंस, तो इंटेलिजेंस एजेंसी की नीड फेल्ट हुई, द नीड फॉर ए हाईली स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन that could look after the gathering of technical intelligence and run clandestine operations into Tibet, that is China का जो occupied region है, and even operate behind enemy lines across the Himalayan frontier। तो उस समय जो इसका मोटिव था वो सिर्फ चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन में ही था, तो ये हिमालयन फ्रंटियर्स पे ही ज्यादातर उस समय काम करती थी, लेकिन आज के टाइम पे ये पूरा ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड में काम करती है। फिर आफ्टर 1966, मतलब 1965 इंडो पाकिस्तान वॉर के बाद में, आर एन काव अलोंग विथ पी एन हस्कर, तो पी एन हस्कर जो थे उस समय सेक्रेटरी थे, पर्सनल सेक्रेटरी थे प्राइम मिनिस्टर के, उस समय की प्राइम मिनिस्टर की। तो इन दोनों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, a seminal role in the Indira Gandhi's momentous decision between 1967 and 1975 में। तो इंदिरा गांधी को ये बहुत ज्यादा हेल्प करते थे, और माना जाता था कि इंदिरा गांधी के ये रीढ़ की हड्डियां थी, आर एन काव एंड पियर हस्कर, क्योंकि ये सब कुछ इनसे पूछ कर ही होता था। तो ये इतने इम्पोर्टेंट पर्सन्स थे। In order to bifurcate the task of collecting external and internal intelligence, the research and analyzing wing, that is हम लोग जिसको रॉ कहते हैं, was created in 1968 में इसकी जन्म हुई थी। तो इसमें कौन हेल्प किए थे, तो इनके फाउंडर थे आर एन काव, और ये पहले डायरेक्टर भी थे रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग के, और साथ ही साथ में पी एन हस्कर के भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। उस समय इंटेलिजेंस, इंटरनल इंटेलिजेंस के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो था ही था, आईबी उस समय था ही, लेकिन एक्सटर्नल के लिए, एक्सटर्नल बियॉन्ड द एनिमी लाइंस के लिए उस समय कोई इंटेलिजेंस गैदरिंग यूनिट या ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, इसीलिए रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग का जन्म होता है। तो इनके फर्स्ट जो डायरेक्टर है वो थे आर एन काव। इस फोटो में देखिए इंदिरा गांधी बैठी है, और इनके ठीक पीछे है आर एन काव। तो ये बहुत रेयर इमेजेस है, बहुत कम ही इमेजेस मिलेंगे ऑनलाइन में। फिर आर एन काव के अचीवमेंट्स जान लेते हैं। तो क्योंकि ये फाउंडर थे एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी के, तो विद इन 3 इयर्स 1968 में रॉ का जन्म हुआ, और विद इन 3 इयर्स 1971 में वो इतने इंटेलिजेंस गैदर कर लेते हैं, और वो इंडियन आर्मी को ये बता देते हैं कि पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश या उस समय का जो ईस्ट पाकिस्तान है उस पे एंटी बंगाली कैंपेन करना चाहता है। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में 1971 का जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था, उसमें दो पर्सन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये है आर एन काव, और ये है जिसको हम लोग उस समय के फील्ड मार्शल थे साम मानेक शॉ। ठीक है, तो इन दोनों का रोल बहुत ज्यादा था। ऑब्वियसली साम मानेक शॉ के बारे में बहुत लोग जानते हैं, लेकिन आर एन काव के बारे में बहुत कोई जानता नहीं था। तो इन्होंने मेन काम किया था इंटेलिजेंस गैदर करने का, कि ताकि पाकिस्तान क्या करना चाहता है, उसका इरादा क्या, ऑपरेशन सर्च लाइट क्या है, तो ये सब कुछ गैदर किया था आर एन काव ने, और ये शेयर हुआ था विद प्राइम मिनिस्टर, देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, साथ ही साथ में उस समय फील्ड मार्शल थे हमारे शाम बहादुर या शाम मानेक शॉ। इसी कारण से पाकिस्तान जो था वो 93,000 सोल्जर्स सरेंडर कर दिए थे उस वॉर में, बुरी तरह से हार गए थे। इससे क्या हुआ कि जो हमारा ईस्टर्न फ्लैंक, जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जो प्रॉब्लम्स होता था फ्रॉम पाकिस्तान, देन पाकिस्तान, वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया, और वैसा कुछ प्रॉब्लम ईस्टर्न साइड से नहीं हुआ। तो ये पूरा ही ईस्टर्न साइड हमारा लगभग सेफ हो गया था। फिर दूसरा जो मेजर अचीवमेंट था उनका, contribution was snatching away the Himalayan region of Sikkim from under China's nose and making it part of Indian Union। तो 1975 के टाइम पे ये हमारा एक स्टेट का यूनियन का फॉर्म हो गया, यूनियन
मतलब इंडिया में मिल गया था 1975 में। तो ये 22nd स्टेट बन चुका था इंडिया में उस समय 1975 में। तो इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था सिक्किम को इकट्ठा करने के लिए और इंडिया का एक पार्ट बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि 1962 में इंडिया हार चुका था, तो चाइना का ये भी मकसद था, ऑब्जेक्टिव था कि वो किसी तरह से सिक्किम को भी अंडर कंट्रोल कर ले, जैसे वो तिब्बत को किया था। लेकिन सिक्किम को इंडिया में जोड़ने का जो मेन काम था वो आर एन काउ ने किया था। फिर उनका मेजर अचीवमेंट्स में है दैट द रिमार्केबल वर्क दैट ही डिड इन बिल्डिंग अप अ क्लैंडस्टाइन रिलेशनशिप विद मोसाद। तो मोसाद क्या है? तो मोसाद बेसिकली इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी है। जिस तरह से हमारा रॉ है, यूएसए का सीआईए है, पाकिस्तान का आईएसआई है, उसी तरह से मोसाद है जो वर्ल्ड्स बेस्ट माना जाता है इंटेलिजेंस एजेंसी। yielded desirable consequences in strengthening the bond of trust between the two nations। क्योंकि मोसाद जो है इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी बहुत उस समय टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा डेवलप थी और आज भी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। इसीलिए वो इंडिया को बहुत हेल्प करती थी इंटेलिजेंस गैदर करने में। तो आज भी इंडिया और इसराइल का जो रिलेशन है बहुत अच्छा है। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा इनका रोल था इंडिया और इसराइल के रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए। साथ ही साथ में 1980s में पाकिस्तान में मिलिटेंसी और खालिस्तान के इश्यूज, ऐसे बहुत सारे इश्यूज बढ़ने लगे थे। फिर काउंटर टेररिज्म, आए दिन पाकिस्तान कुछ ना कुछ करते रहता था। तो इसीलिए उस समय ये ही वॉज ऑल्सो द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज एलाइट नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, जिसे हम लोग एनएसजी कमांडोज या ब्लैक कैट कमांडोज के नाम से भी जानते हैं। तो इनका जो फाउंड करने में या उनका स्टैब्लिश करने में आर एन काओ का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। तो ये सारी मेजर अचीवमेंट्स हैं जो हमें इंटरनेट में मिली। ऐसे और भी बहुत सारे अचीवमेंट्स होंगे जिनके बारे में हमको कुछ पता नहीं होगा। तो ये कुछ मेजर अचीवमेंट्स मैंने अटैच किए थे। फिर आर एन काउ वॉज नेवर ऑफ ड्यूटी, ऐसा क्यों कहा जाता था? तो वो 1977 तक हेड रहते हैं आरएडब्ल्यू के। फिर वो रिटायर कर जाते हैं। बट उन पे ये आरोप लगता है, जब इंदिरा गांधी इमरजेंसी लागू करती है तो उन पे आरोप, जो जनता पार्टी था, ऑपोजिशन पार्टी था, वो आरोप लगाते हैं कि इन आर एन काओ भी इंदिरा गांधी को सपोर्ट किए थे और इसी वजह से वो थोड़े नाखुश भी थे। तो इनके खिलाफ में जो थी कमेटी बैठी थी और कमेटी में ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया कि जिससे आर एन काओ दोषी थे, ऐसा कुछ भी नहीं पाएगा। तो उनको वो क्लीन चिट मिल गया पूरी तरह से। और यहाँ तक कि सबको लगता था कि वो इंदिरा गांधी को सपोर्ट करते थे ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो ऐसा कुछ नहीं था। ही शोड हिज डिसअप्रूवल ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री। तो वो बहुत नाखुश थे इमरजेंसी लागू हुई थी तो। फिर वो इसीलिए 1977 से 1980s तक वो कुछ मीडिया वोडिया में कहीं भी उनकी खबर नहीं आती है। फिर इंदिरा गांधी उनको इंसिस्ट करती है कि आपका टेन्योर एक्सटेंड कर दिया जाए। फिर वो एक्सटेंड नहीं करवाते हैं। फिर वो काव को, आर एन काव को एज ए अपॉइंट करती है सिक्योरिटी एडवाइजर, जैसे एनएसए जिसे हम लोग कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, तो उनको अपॉइंट करती है। तो आर एन काव जो थे वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इंदिरा गांधी के भी थे और साथ ही साथ में राजीव गांधी के भी वो ही सिक्योरिटी एडवाइजर थे। जिस तरह से आज हमारे अजीत डोभाल साहब हैं, उसी तरह से वो भी थे। फिर काउ displayed a strong pride in his Kashmiri ancestry and was firmly rooted in the Indian civilization। तो वो भले ही बहुत ऊंचे ओहदे पे काम कर रहे थे, बहुत अलग अलग काम कर रहे थे, लेकिन वो जो कश्मीरी एंसेस्ट्री थी, कश्मीर में जो प्रॉब्लम था उनको बहुत अच्छे से जानते थे और बहुत अच्छे से वो डील कर रहे थे। ठीक है। Even in his retirement days, when he was not involved with any affairs of the state, he kept himself fully informed about the happenings of the valley। तो वो थोड़े साई किस्म के इंसान थे। वो ज़्यादा पब्लिक या मीडिया में आफ्टर रिटायरमेंट या बिफोर रिटायरमेंट भी इनकी इंटरव्यू ना के बराबर ही मिलेगी ही नहीं, और फोटोज इमेजेस कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए इनके बारे में बहुत लोग, बहुत नेग्लिजिबल लोग ही जानते होंगे। फिर बाकी क्या सोचते थे, व्हाट अदर थिंग्स अबाउट काउ? तो फ्रांस के उस समय इंटेलिजेंस एजेंसी के हेड जो थे, काउंट
अलेक्जेंडर डे मर्केनिस, ये कहते थे उस समय फ्रांस की जो इंटेलिजेंस एजेंसी यूनिट का क्या नाम था, SDEC, सर्विस फॉर एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन एंड काउंटर इंटेलिजेंस। वो काव को कहते हैं 5 ग्रेटेस्ट इंटेलिजेंस चीफ ऑफ द 1970s। तो 1970s के दौर में वो सबसे वन ऑफ द बेस्ट इंटेलिजेंस चीफ थे उस समय में। और वो लिखते हैं काव, आर एन काव के बारे में, व्हाट ए फैसिनेटिंग मिक्स ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एलिगेंस, व्हाट अकम्प्लिशमेंट्स, व्हाट फ्रेंडशिप, and yet so side talking about himself, his accomplishment and his friend। तो वो अपने बारे में बहुत कम बात करते थे और मीडिया के सामने बहुत कम ही इंटरैक्ट करते थे। तो इसीलिए इनका जो रोल, इसीलिए बहुत लोग उनके बारे में जानते भी नहीं थे। फिर फॉर्मर चेयरमैन ऑफ जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी KN दारूवाला भी कहते हैं, his contact with the worlds over, particularly in Asia, that is Afghanistan, Iran, China, you name it, were something else। He could move things with just one phone call। तो सोचिए इतने पावरफुल वो इंसान थे। He was a team leader who rode out notorious interdepartmental and inter-service rivalries, which is commonplace in India। तो बहुत ही अच्छे टीम लीडर भी थे, जो उस समय की जो इंटेलिजेंस इनपुट थी उनको गैदर करना और पूरे डिपार्टमेंट को चलाना बहुत बहुत मायने रखती है उस समय की। तो ये अदर्स उनके मतलब अदर्स क्या सोचते थे। फिर हम अगर इस आर एन काव के बारे में हम अगर कंक्लूड करें, तो उनका इम्पोर्टेंट रोल रहा है इंडिया की ज्योग्राफी को चेंज करने के लिए। अगर वो नहीं रहते तो आज जम्मू कश्मीर का जो पार्ट है वो शायद नहीं रहता, सिक्किम अगर इंडिया का हिस्सा नहीं रहता, साथ ही साथ में ऐसे और भी बहुत सारे ज्योग्राफिकल चेंजेस जो है आज के टाइम पे इंडिया में वो शायद नहीं होता। बांग्लादेश एक नया एक कंट्री नहीं बना होता, और जिस तरह से पाकिस्तान के साथ में हमारा लड़ाई चल रहा है उस समय आज भी वैसा ही चल रहा होता। तो इनका कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और बट यंगर जो जनरेशन है हमारी doesn't know about his great contribution to the Indian national security। तो इनका कंट्रीब्यूशन, इनके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। इसीलिए मैंने इस वीडियो सीरीज से ऐसे अनसॉन्ग हीरोज के बारे में बातें करूंगा या जानकारी दूंगा जिससे आपको नॉलेज में एनरिचमेंट होगी। He was the real author of India's intelligence service history and has been described as a master spy of 20th century। इनके ऊपर एक किताब भी लिखी गई थी। इनके ऊपर एक ही नहीं, बहुत सारी किताब आपको मिल जाएगी। विक्रम सूद की भी मिल जाएगी, जो एक्स हेड थे। तो नितिन ए घोगले इनके बारे में लिखते हैं। आर एन काउ जेंटलमैन स्पाई मास्टर, ये बुक अवेलेबल है अमेजन फ्लिपकार्ट पे, वहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये बहुत इनका इम्पोर्टेंट रोल रहा था। फिर काउ पास्ट अवे इन द अर्ली आवर्स ऑफ 20 जनवरी 2002 में इनकी डेथ हो गई थी। लगभग 84 ईयर्स की इनकी लाइफ थी, लेकिन इनका जो कंट्रीब्यूशन है उन्हें हमें आज भी याद रखना और हमें हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है उनको बताना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन थे और उनका कंट्रीब्यूशन क्या था। उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ इस वीडियो से सीखने समझने मिला होगा आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा। अगर कोई डाउट या सजेशंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज डाल सकते हैं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।